नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। कल रात टीम इंडिया के हाथों पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की करारी हार की गूंज भारत से ज्यादा पाकिस्तान में सुनाई दी। पाकिस्तान से कमाल के रिएक्शन आए। एक वीडियो में विराट कोहली के विनिंग शॉट के बाद वहां की लड़कियां कह रही हैं कि वो विराट की दीवानी हो गई हैं। पाकिस्तान की लड़कियों ने कहा, अगर इंडिया चैंपियन बने तो जश्न मनाएंगी। सबसे ज्यादा कमेंट शहबाज शरीफ के एक बयान को लेकर आए। शरीफ ने कहा था, अगर मैंने हिंदुस्तान को शिकस्त नहीं दी तो मेरा नाम बदल देना। हालांकि यह बयान क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं था, लेकिन टीवी चैनल्स पर सारे एंकर्स पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बदले हुए नाम सजेस्ट करने में मशगूल हैं। क्रिकेट में हार के बहाने लोगों ने चैंपियन इमरान खान को याद किया, उन्हें जेल से छोड़ने की मांग की। पाकिस्तान के पुराने स्टार प्लेयर्स शोएब अख्तर, शोएब मलिक, वसीम अकरम, राशिद लतीफ और मोहम्मद हफीज अपनी टीम को कोसते नजर आए। किसी ने गाना गाया कि दिल के अरमा आंसू में बह गए। किसी ने कहा, क्रिकेट में पाकिस्तान के पास अब कुछ नहीं बचा, अब खिलाड़ियों पर पैसा बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। कोई पूरी टीम को सैक करने का सुझाव दे रहा है तो कोई पाकिस्तानी प्लेयर्स को दुबई से पैदल वापस आ देने का आइडिया दे रहा है। ये सारी खबरें दुबई में मौजूद पाकिस्तानी प्लेयर्स तक पहुंची। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत से बुरी तरह हारने के बाद अब पाकिस्तान के प्लेयर्स वापस आने में डर रहे हैं। पाकिस्तान में लोग टमाटर और अंडे लेकर टीम की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग तो प्लेयर्स से उन पर हुए खर्चे की वसूली करने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों को प्रॉब्लम अपनी टीम की हार की वजह से नहीं है, उनकी टीस तो इस बात से है कि पाकिस्तान भारत से इतनी बुरी तरह क्यों हारा। आप पाकिस्तान से आए रिएक्शन सुनेंगे, लोगों के कमेंट सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान में भारत से मिली हार से लोग किस कदर नाराज हैं और कितने इंटरेस्टिंग कमेंट कर रहे हैं। जैसे ही दुबई में विराट कोहली ने चौका लगाकर सेंचुरी पूरी की और भारत को जिताया तो इस्लामाबाद में कोहली के फैंस जश्न मनाने लगे। पाकिस्तान में कोहली कोहली के नारे सुनाई देने लगे। हालांकि पाकिस्तान के बाकी क्रिकेट फैन रवायत के मुताबिक हारने के बाद की ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे थे। सड़कों पर आ गए, घरों में टीवी टूटने लगे। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, पेशावर और हैदराबाद, हर शहर में यही मंजर नजर आया। अपना टीम वापस आएगी दुबई से तो क्या रिएक्शन होगा, आप ये अंदाजा लगा लें। अगर यार इस तरह खेल रहे हैं। अपनी टीम के परफॉर्मेंस से पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस इस कदर खफा थे कि वो अपनी गाड़ियां लेकर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गए। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई है, टमाटर 2000 रुपए किलो बिक रहे हैं, लेकिन फैंस ने कहा, कीमत कुछ भी हो, अपने क्रिकेटर्स का स्वागत अंडों और टमाटरों से करने के लिए वो तैयार है। अल्फाज तो खैर कुछ नहीं है, सिर्फ इनके लिए गालियां ही हैं और तो इनके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ इनको जो है ना किसी कंट्री क्लब में, किसी क्लब में खिलाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारे जो यहाँ के जो खेलते हैं ना क्लब वगैरह में, इनका इनके साथ मुकाबला किया जाए, ना कि इनका किसी इंटरनेशनल जो है क्या नाम है टीम के साथ मुकाबला किया जाए। कहाँ जा रहे हैं? एयरपोर्ट में 20 रुपए महंगे हो गए भाई, 1000 रुपए किलो लेंगे हम। रमजान आ रहे हैं भाई, रमजान आ रहा है, टमाटर और अंडे हम जाएंगे एयरपोर्ट में, आज उनको रिसीव करने जाएंगे। इनको मारने के लिए 2000 रुपए किलो भी होंगे, ले लेंगे। अगर 60 लाख रुपए हम इनको सैलरी दे रहे हैं ना, और 2000 रुपए के टमाटर क्या कहते हैं यार। तो उनसे टमाटर भी अच्छे हैं, वो लाल है, सुर्ख है, उनका कलर एक ही रहता है। एयरपोर्ट पे इनका टमाटरों अंडरों के साथ ऐसा स्वागत किया जाए कि इनकी आने वाली नस्लें याद करें। जितना इन्होंने जो है हमें डिसाइड किया हुआ है, जितना हमें इन्होंने हमारा दिल तोड़ा है, तो टीवी टूटने नहीं बनते थे, आज इनको लित्तर बांधने बनते थे, ठीक है। और इनको मारने इतने थे कि मारो 1000 गिनो, एक भी ना इनके ऊपर। को ना दुबई से पैदल लेके आए थे। अच्छा। जो हमारे साथ इन्होंने किया ना, इनको दुबई से आप वापस पैदल लेके आए। लोटे हो तुम सिर्फ,
लोटे हैं। पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट टीम इस टाइम पे लोटा बनी हुई है और कुछ लोग आगे ये कहेंगे जी कि तुम हारो या जीतो हमें तुमसे प्यार है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा यहाँ पे तुम हारो या जीतो हम ज़हनी तौर पर तैयार हैं। जब भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है तो भावनाएं बहुत बुलंद होती हैं। दोनों देशों के बीच जंग जैसा माहौल होता है। दोनों तरफ चार्ज होते हैं लोग। लेकिन दुबई में पाकिस्तान की टीम इस बार मुकाबले में कहीं दिखाई नहीं दी। विराट कोहली की वजह से पूरा मैच वन साइडेड हो गया और ये बात पाकिस्तानी फैंस को नागवार गुजरी। मैच का पहला बॉल गिरा और गिरा उसके बाद और गिर गया। तुम्हारा शोल्डर गिरा, तुम्हारी शक्ल गिरी, सब कुछ तुम्हारी गिर गया। हालत गिरी, तुम्हारी कंडीशन गिरी, बॉडी लैंग्वेज तेल हो गई। ना बॉलर से बॉल हो रही है, ना बल्लेबाजों से बल्लेबाजी हो रही है। अबे क्या टीआरपी और तस्वीरें खिंचवाने गए थे? टीआरपी है इसलिए गए थे तुम के लोग तुम्हें वहां तमाशा बनाए तुम्हारा वहां पर? तमाशा बन गए। तमाशा ही है ये। इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत ही नीचे कहीं दफन करने की ना जाने कौन सी साजिश कर दी है और इन्होंने कैसी आंखों में धूल झोंकी हुई है कि इन्हीं 5-6 नामों के गिर्द हमारी टीम घूम रही है यार। हार हार कर हम थक नहीं पा रहे। यही बाबर आजम, यही रिजवान, यही शाहिद, यही हारिस रऊफ, यही नसीम शाह, ये किस किस्म की टीम है भाई? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बहुत सारे लोगों ने मिलकर मैच देखने के लिए बड़ी सी स्क्रीन लगाई हुई थी। लेकिन पहले बैटिंग करने वाली पाकिस्तानी टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई। 250 रन का स्कोर भी नहीं बना पाई। फिर एक के बाद एक बॉलर्स फेल होने लगे। और मज़े की बात है कि जब पाकिस्तानी फैंस ने अपनी टीम को इस हालत में देखा तो बहुत से पाकिस्तानियों ने जर्सी बदल दी, इंडिया की जर्सी पहन ली और भारत को सपोर्ट करने लगे। और जब पाकिस्तान हारा तो फैंस ने अपनी टीम के प्लेयर्स को खरी खोटी सुनाई। पाकिस्तान को थोड़ी अपनी कारकर्दगी पे काम करना चाहिए। हम हमेशा जो है वो कौम के लिए बस कौम हमेशा दुआएं करती रहती है कि अल्लाह ताला हमें जिता दे। हम अपनी परफॉर्मेंस पे काम नहीं कर रहे हैं। हमें अपनी परफॉर्मेंस पे काम करना चाहिए। इस बार फील्डिंग में भी इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी। मैं कहता हूं कि इनको दोबारा तरबियत देनी चाहिए और जो इन्होंने लोगों के जज्बात के साथ खेला है उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ना मेहनत है, ना फिटनेस है, ना इनके पास कोई स्किल्स है। इसीलिए इंडिया को हमने सपोर्ट किया। हमें पता है कि उनका कैलिबर जो है आप उसको बीट नहीं कर सकते हो। उनके पास जो स्किल है आप उसको बीट नहीं कर सकते। उनके पास जो फॉर्म है, कोहली पिछले पूरे साल से आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। हमें पता था ये पाकिस्तान के सामने आएगा, ये अपनी फॉर्म में वापस आएगा, सेंचुरी मारेगा। हमारी टीम से हमें बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि हमारी टीम अच्छा खेलेगी। मेरा जो माइंडसेट था कि हमारी टीम एटलीस्ट 315 को टच करेगी, बट हमारी टीम ने तो 250 को भी टच नहीं किया। एटलीस्ट हमारी टीम हारी है तो कम से कम वो कोहली की सेंचुरी ना होने देते। वो बॉलिंग इतनी अच्छी करते कि अगर वो बैटिंग में अच्छे नहीं थे तो बॉलिंग के थ्रू मैच फिर भी बचाया जा सकता था। तो मेरी चेयरमैन पीसीबी से ये रिक्वेस्ट है कि पुराने लोगों को पीछे करें और नए चेहरे सामने लेके आएं ताकि हमारे मैच में कुछ बेहतरी आ सके। पाकिस्तान के लोग इसलिए ज़्यादा अपसेट हैं। वो कहते हैं कि टीम इंडिया के आगे उनको अपनी टीम के जीतने की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन हार का में भी मुकाबला तो ठीक से करते, बस इंडिया के आगे सरेंडर कर दिया। और जो रियल किंग है वो वाकई विराट कोहली है। आज के बड़े मैच में उस बंदे ने ना खुदा की कसम साबित कर दिया कि यार वो बंदा प्लेयर है। और हमारे ये चले हुए कारतूस टट्टू घोड़े, ना इन्हें कुछ करना आता है, ना बैटिंग इनकी सही, ना इनकी बॉलिंग सही, ना इनकी फील्डिंग सही। हर बंदे 3-4 तो इन लोगों ने कैच छोड़े यार। मैं सही बताऊं आप, ये नहीं हम पागल है, मैं पागल हूं, हम पागल है। हम इनके चक्करों में कल गए सारा पूरा मतलब वहां पे हजारों रुपया, पूरी दुनिया वहां पे बैठी थी, बेचारों ने हजारों रुपया खर्च कर दिया। हमारा दिमाग खराब है, पागल है। मैं आज के बाद मैंने मैच था, ना बैटिंग में कोई जान थी, ना बॉलिंग में कोई जान थी। हमारे स्टार बैट्समैन ने कुछ भी नहीं किया। बाबर से ज्यादा रन तो खुशदिल ने बना लिए। हमारी सिलेक्शन कमेटी क्या कर रही है, उसमें कोई केपेबल लोगों को लेकर आए जो जिन्होंने पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। डिसअपॉइंटेड बट नॉट सरप्राइज्ड। कोई स्कोर नहीं, जब फील्डिंग नहीं कर पाए तो भाई कुछ तो कर लो। हर कैच इनके हाथ से छूट रहा है। मैं बोलती हूँ घर बैठ। परफॉर्मेंस तो बहुत बुरी थी, बहुत ज्यादा इन्होंने मायूस किया है। ये परफॉर्मेंस के नाम पे एक मजाक है। आप इनका जरा बॉडी लैंग्वेज देखिए। इनसे जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा इन्होंने खेला नहीं है बिल्कुल भी। इंडिया की टीम देखें, बैलेंस कैसा है उनका।
ठीक है, मिडिल ऑर्डर कैसा है, टॉप ऑर्डर कैसा। अब देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच डिप्लोमेटिक रिश्ते नहीं हैं। दोनों देशों के बीच में क्रिकेट नहीं खेला जाता। सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट में दोनों टीमें आमने सामने आती हैं और इनमें से कोई मैच पाकिस्तान में नहीं खेला जाता। वर्ल्ड कप के बाद ये पहला अवसर है जब भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ। दोनों देशों के क्रिकेट फैंस दुबई में हो रहे इस मैच का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मुकाबला वन साइडेड हो गया। पाकिस्तान की टीम ने इतनी खराब परफॉर्मेंस दी कि पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर भी कहने लगे अब तो उनको अपनी टीम को हारते देखने की आदत हो गई है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने अपनी टीम के बारे में जो कहा उसकी बहुत चर्चा है। वो आतिफ असलम का गाना है ना, अब तो आदत सी हो गई है मुझको ऐसे जीने में, मुझे ना हो। वो नजूमी के पास जाता है, अपना हाथ दिखाता है कि जी मेरा फ्यूचर की होएगा। नजूमी पहले हाथ देखता है, कहता तू गरीब है, गरीब हो जाएगा। कहता अच्छा। नजूमी फिर कहता तू और गरीब हो जाएगा। कहता फिर तू बहुत गरीब हो जाएगा। तो कहता फिर तू यूज्ड टू हो जाएगा। तो ही साडा वाले असि यूज्ड टू हो गए। पाकिस्तान के एक और फॉर्मर क्रिकेटर शोएब मलिक तो अपनी टीम की हार के बाद स्टूडियो में एक दुख भरा गाना गाने लगे। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। पाकिस्तान ने टीम इंडिया के आगे सरेंडर किया तो स्टूडियोज में एनालिसिस के लिए बैठे क्रिकेटर्स का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फैंस ने तो टीवी तोड़कर भड़ास निकाल ली। सड़कों पर बहुत सारे लोगों ने ऐसी गालियां दी जिन्हें मैं आपको सुनवा भी नहीं सकता हूं। लेकिन पाकिस्तान के जिन क्रिकेटर्स को टीम में शामिल नहीं किया गया था उन्होंने स्टूडियोज में बैठकर अपने प्लेयर्स को कोसा। पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन रह चुके अहमद शहजाद ने कहा अब पाकिस्तानी टीम को बड़ी सर्जरी की जरूरत है। आज भारत ने आपको पिछाड़ के रख दिया। आपकी चाइना के सुपरस्टार जो थे, जब सही सुपरस्टार से जाके लड़ाए हैं तो पता लग गया दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। लेकिन फिर एक्सक्यूजेस खत्म नहीं होते हैं इस मुल्क के अंदर। कोई बंदा नहीं कहता जी मेरी गलती है। ये जो परफॉर्मेंस थी ये हमारे लिए नई नहीं थी। सपोर्ट करें, कितनी सपोर्ट करें, मर जाए सपोर्ट कर करके। रियलिटी है छुपाई लोगों से हमने कहा ये टीम करेगी। पहले 2 मैच नहीं बर्दाश्त कर सके आप। यही स्किल लेवल है, ये सच्चाई है इस टीम की। कोई पागल नहीं है हम लोग के बैठ के जो है ना अपने प्लेयरों या अपने मुल्क के लोगों के लिए। लेकिन नहीं, इन्होंने टीम में ग्रुपिंग्स की, इन्होंने टीम में वो सारी हरकतें की जो एक टीम का माहौल खराब कर सकता है। इनके कप्तानियों के मसले, इनके कप्तानियों के नशे, इनके लड़ाइयां इनकी, जब एक दफा ये चीजें टीम के अंदर आ जाती हैं तो वो टीम से नहीं निकलती। आपको इवेंचुअली वो प्लेयर उठा के बाहर करने होते हैं। हमें बोला गया लास्ट वर्ल्ड कप में जब क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, इतनी तनकीद हुई कि 7-7 वर्ल्ड कप इनको मिल गए हैं, इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो हमें ये बोला गया कि जी आगे 6 महीने बाद चैंपियंस ट्रॉफी है, कैसे टीम बनाएंगे। तो आप तो वहीं से हारने के लिए चले थे। अब क्या करेंगे आप? अब भी अकाउंटेबिलिटी करेंगे कि नहीं करेंगे? अब भी आप कोई सच्चाई से बोलेंगे आके कि नहीं बोलेंगे? अब आप सर्जरी करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं है औजार, हमें कह दें हम औजार देते हैं आपको। तो ये बातों से कुछ नहीं होना। एक जमाने में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के डेंजरस पेस बॉलर रावलपिंडी एक्सप्रेस के अंदाज में मशहूर शोएब अख्तर का कमेंट भी सुनने वाला है। उन्होंने कहा टीम इंडिया और पाकिस्तान को कोई मुकाबला ही नहीं है और ये दुबई में दिखाई दिया। शोएब ने कहा कि पाकिस्तानी टीम तो पिछले 10 साल से बस हार रही है, जीत से उसका सामना ही नहीं हुआ। Would you rate Babar to Virat Kohli? Would you rate Iyer to Khushdil Shah? Would you rate Rohit Sharma to Fakhar Zaman? अपना रिजवान? कौन सा टैलेंट? टैलेंट आर डिस्प्लेड, बातें नहीं करना पड़ता है। स्टार कोई नेरे में नहीं बन जाते, आउट करने पड़ते, रन्स बनाने पड़ते हैं। टैलेंट बड़ा ही मैं 20-20 साल से सुन रहा हूँ, कोई नहीं होता तो दिखना जाता हमें 10 साल से। पाकिस्तान के जितने पुराने वेटरन प्लेयर्स हैं उनका सबसे ज्यादा गुस्सा पाकिस्तान के स्टार बैट्समैन बाबर आजम पर फूटा। मोहम्मद हफीज ने कहा पिछले 10 साल में बाबर आजम ने ऐसी कोई एक इनिंग नहीं खेली जो यादगार रही हो, वो लगातार फेल हो रहे हैं। बता दें उसने
इंडिया के खिलाफ बना हो। देखें हम सब लोग शोएब भाई की परफॉर्मेंसेस क्यों याद हैं इंडिया के खिलाफ, यूनुस खान क्यों बड़ा नाम लिया जाता है इंडिया के खिलाफ बड़ी परफॉर्मेंस, शोएब मलिक इंडिया के खिलाफ बड़ी परफॉर्मेंसेस। मुझे बताएं बाबर आजम पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोडक्ट 10 साल से खेल रही है, मुझे एक मैन ऑफ द मैच बता दें इंडिया के खिलाफ। 2023 में एशिया कप शुरू हुआ, हमारी तमाम लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि ये ट्रायो शाहीन, नसीम और हारिस ये रेडी है कि हमें बड़े इवेंट जितवा के देगा। फेलियर। 2023 वर्ल्ड कप 50 ओवर फेलियर। 2023 T20 टूर्नामेंट इन मेलबर्न फेलियर। तो 2022 आई बिलीव, ठीक है। उसके बाद ये वाला ICC चैंपियंस ट्रॉफी फेलियर। इट्स अ टाइम टू रियलाइज कि दीज गाइज अकॉर्डिंग टू मैनी पीपल कि दे हैव स्किल्स, लेकिन वो स्किल्स बड़ा टूर्नामेंट जितवाने के काबिल नहीं हमें नजर आ रहे, वो साबित नहीं कर रहे। लेट्स मूव ऑन फ्रॉम देम, लेट्स ब्रिंग अदर पीपल। पाकिस्तान की हार से सिर्फ वहां के क्रिकेटर्स की मुसीबत नहीं बढ़ी है, पाकिस्तान के वजीर आजम लोगों की नाराजगी का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान की एक जानी मानी पत्रकार हैं आरजू काजमी, उन्होंने शहबाज शरीफ को चैलेंज किया, कहा कि क्या अब वजीर आजम अपना नाम बदलेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था अगर पाकिस्तान इंडिया से आगे न निकला तो अपना नाम बदल देंगे। शहबाज शरीफ साहब का है, मैं शहबाज शरीफ साहब को ढूंढ रही हूँ कि उनका पता लगे कि आखिर वो है तो कहाँ है, और जहां भी है वो ये बता दें कि उनका नाम बदल दिया गया है या अभी भी वो शहबाज शरीफ ही कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि मेरा नाम बदल देना अगर पाकिस्तान जो है भारत से आगे ना निकल जाए। पाकिस्तान की हार पर एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन आपको दिखाता हूं। पाकिस्तान के सबसे मशहूर अखबार डॉन न्यूज के स्पोर्ट्स रिपोर्टर ने अपनी टीम की हार के बाद अपना एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें ICC से रिक्वेस्ट की कि आगे से भारत और पाकिस्तान को अलग अलग ग्रुप्स में रखे, जिससे पाकिस्तान को अवाम की इस तरह की सालाना जलालत से बचाया जा सके। डियर ICC, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज पाकिस्तान और इंडिया को अब ICC इवेंट्स में अलग अलग ग्रुप में शामिल करें। ये सालाना बेइज्जती देख के हम जो है वो मतलब पागल से हो गए, दीवाने से हो गए। और अगर आपने पाकिस्तान और इंडिया को एक ही ग्रुप में शामिल करके पैसे बनाने हैं, किसी और मैच से अगर आप पैसे नहीं बना सकते, आपने इसी मैच से बनाने, तो फिर उस प्रॉफिट में से हमें भी शेयर दें ताकि हम किसी अच्छे अस्पताल में जाके अपना इलाज कराएं, क्योंकि ये सालाना जो बेइज्जती है ये अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। पाकिस्तान में किस तरह मातम हो रहा है ये आपने देखा। हमारे देश में हर शहर में जश्न मनाया गया, लेकिन पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी जब कश्मीर में टीम इंडिया की जीत पर जबरदस्त जश्न हुआ। बारामूला में पहली बार टीम इंडिया की जीत पर जश्न मनाया। आम लोगों ने रात में घरों से निकलकर भारत की जीत को सेलिब्रेट किया, आतिशबाजी की, तिरंगा लहराया। और ये तस्वीर इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए खूबसूरत है, क्योंकि इससे पहले कश्मीर में पाकिस्तान के लिए चेयरअप हुआ करता था, भारत की हार पर पटाखे चलते थे। लेकिन अब कश्मीर बदल गया है। कश्मीर अब बाकी देश के बाकी शहरों की तरह ही है। बारामूला से ये तस्वीर नए और बदले हुए कश्मीर की है। बारामूला से इंडियन क्रिकेट टीम के जश्न की तस्वीरों को देखकर पाकिस्तानी फौज और ISI के अफसरों के सीने पर सांप लौट रहे होंगे, पर उन्हें अब भारत की चिंता छोड़कर अपने देश में होने वाले रिएक्शन पर ध्यान देना चाहिए, जहां लोग अपनी टीम पर बरसाने के लिए अंडे और टमाटर खरीद रहे हैं। कल के मैच को लेकर पाकिस्तान में इतना रिएक्शन क्यों है? इसकी पहली वजह तो यह है कि यह हार टीम इंडिया से मिली, और वो भी बहुत बुरी तरह से। पाकिस्तान के प्लेयर्स के पास कोई गेम प्लान नहीं था। आजकल लोग सब कुछ देखते, सब कुछ समझते हैं, इसीलिए पाकिस्तान के लोगों में इस कदर नाराजगी दिखाई दी। पाकिस्तान के पुराने स्टार प्लेयर्स इसलिए नाराज हैं कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हाथ मल सकते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट में उनका कोई रोल ही नहीं है। वो टीवी पर आकर या यूट्यूब पर चैनल चलाकर अपनी सलाह दे सकते हैं।
जो कोई सुनता नहीं, क्योंकि क्रिकेट मैनेजमेंट में ज्यादातर सरकार के फेवरेट्स बैठे हैं। इसीलिए लोगों का गुस्सा क्रिकेट टीम के साथ साथ पाकिस्तान की सरकार पर भी उतरने लगा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब लोग पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनवाने वाले इमरान खान को याद करने लगे हैं। इमरान खान को क्रिकेट ने पाकिस्तान का हीरो बनाया था, अब वो जेल में है, लेकिन क्रिकेट की हार ने इमरान को लेकर पब्लिक के सेंटिमेंट को एक बार फिर पब्लिक डोमेन में खड़ा कर दिया है। क्रिकेट फैंस में जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जुनून है, उसी तरह का जुनून सनातनियों में महाकुंभ को लेकर है। जबरदस्त आकर्षण दिखाई दे रहा है। महाकुंभ को आज 43 दिन हो गए और आज संगम में डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 63 करोड़ को पार कर गया। महाकुंभ के समापन में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान के साथ ही महाकुंभ मेले का औपचारिक समापन हो जाएगा। इसीलिए महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोई इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहता। पिछले 9 दिनों में रोज 1.25 करोड़ से ज्यादा भक्त संगम में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। आज भी 1.30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। महाशिवरात्रि के मौके पर मेला क्षेत्र में और ज्यादा भीड़ नजर आएगी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की संख्या और उनके जोश को देखते हुए क्राउड मैनेजमेंट पर ध्यान तो दिया है। प्रयागराज पहुंचने वाली गाड़ियों को करीब 20 किलोमीटर दूर रोका जा रहा है। पार्किंग की संख्या बढ़ा दी गई है। घाटों पर भी पुलिस फोर्स और वॉलंटियर्स बड़ी संख्या में तैनात हैं। संगम घाट पर किसी को रुकने नहीं दिया जा रहा। पुलिस की तरफ से लगातार अनाउंसमेंट करके कहा जा रहा है कि स्नान के बाद घाट के पास कोई श्रद्धालु रुके नहीं। बड़ी बात यह कि महाकुंभ में डुबकी लगाने का क्रेज सिर्फ आम लोगों में नहीं है। फिल्म स्टार्स भी बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं। आज महाकुंभ में कई जानी मानी हस्तियां पहुंची। सबसे ज्यादा चर्चा फिल्म स्टार कटरीना कैफ की हुई। कटरीना ने आज संगम में डुबकी लगाई। कटरीना परमार्थ निकेतन के शिविर में गई, जहां परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज ने उनका स्वागत किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच तिलक लगाकर स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कटरीना कैफ को आशीर्वाद दिया। कटरीना कैफ को स्वामी चिदानंद सरस्वती ने महाकुंभ की महिमा बताई, सनातन में महाकुंभ का महत्व समझाया और ये महाकुंभ इतना विशेष क्यों है ये भी बताया। उसके बाद कटरीना ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई और वैदिक परंपराओं के साथ मां गंगा और सूर्यदेव की पूजा की। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ that I could come here at this time. मैं बहुत खुश हूँ. I'm very very grateful that I'm able to be here. It's such a beautiful place. मैं स्वामी जी के साथ हूँ इस वक्त और I'm chatting with him and taking his blessings. So I'm very very grateful and happy to be here. यहाँ की जो energy है और the beauty and the significance of everything and अभी मैं स्वामी जी के साथ बैठूंगी. I will talk some more and I think this is just the start of the experience today. So I'm looking forward to spending the full day here. अक्षय कुमार भी आज महाकुंभ में दिखाई दिए। अक्षय ने संगम में डुबकी लगाई, मां गंगा को प्रणाम किया और इसके बाद महाकुंभ के प्रबंध की तारीफ की। इसके अलावा आज पूर्व अभिनेत्री रवीना टंडन अपनी बेटी राशा के साथ महाकुंभ पहुंची। शाम को स्वामी चिदानंद सरस्वती के साथ कटरीना कैफ, रवीना टंडन और राशा ने संगम घाट पर भजन गाए, मां गंगा की आरती की। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे, बीजेपी के सांसद रवि किशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेंद्र कुमार ने भी आज अपने परिवार के साथ संगम में डुबकी लगाई। आज यूपी असेंबली में भी महाकुंभ की चर्चा हुई। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं ने महाकुंभ को लेकर सरकार पर हमले किए, मिसमैनेजमेंट का सवाल उठाया, संगम के पानी की क्वालिटी पर प्रश्न उठाया, गंगा में लाशें बहाने का इल्जाम लगाया। तो योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को
करारा जवाब दिया। योगी ने कहा, जिसकी जैसी भावना होती है, जिसकी जैसी नजर थी, उसे महाकुंभ में वही नजर आया। गिद्धों को लाशें दिखी, सूअरों को गंदगी दिखी, भक्तों को भगवान दिखे और सज्जनों को सामाजिक समरसता नजर आई। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा। एक ही घाट पर सभी जाति वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी, लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है। इसके बाद योगी ने समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ इशारा किया, चुटकी ली, कहा मुश्किल यह है कि समाजवादी और वामपंथी जीवन भर कंफ्यूज्ड रहते हैं और आखिरी वक्त में सनातनी बन जाते हैं, इसी चक्कर में गड़बड़ हो जाती है। योगी ने कहा कि जो लोग दिन भर महाकुंभ की आलोचना करते हैं वो चुपके से संगम में डुबकी लगाने पहुंच जाते हैं। मुझे अच्छा लगा कि नेता प्रतिपक्ष अब समाजवादी से सनातनी हो गए और उन्होंने अपने सदस्यों को अपने स्वभाव के विपरीत जाकर के टोका भी कि तुम क्या समझते हो जो है सनातन के बारे में, तुम नहीं समझ पाओगे। यानी उनकी बुद्धि से परे का ये विषय है। महाकुंभ की चर्चा हुई और मुझे अच्छा लगा कि नेता प्रतिपक्ष ने महाकुंभ की घटना के बारे में बहुत सारी बातें कही और अच्छा लगा मुझे कि आपने इसको स्वीकार किया, महाकुंभ को भी स्वीकार किया, सनातन परंपरा को भी स्वीकार किया और अयोध्या धाम को भी स्वीकार किया। ये अच्छी बात है और वैसे मान्यता यही है कि सोशलिस्ट समाजवादी जब अंतिम पायदान पर खड़ा होता तब उसे धर्म की याद आती है। आपके समय में मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं थी कि उस आयोजन को देख सकें, उसकी समीक्षा कर सकें और इसलिए उन्होंने एक नॉन सनातनी को कुंभ का प्रभारी बनाया था। लेकिन यहां पर मैं स्वयं इसकी समीक्षा कर रहा था, लगातार कर रहा था और लगातार कर रहा था। ऐसा लग रहा है कि महाकुंभ को लेकर जो सियासी जंग अखिलेश यादव ने शुरू की थी उसका पहला राउंड तो योगी आदित्यनाथ ने जीत लिया है। महाकुंभ में अब तक 63 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज योगी ने बताया कि अगले 2 दिन में ये संख्या 65 करोड़ पार कर जाएगी। मतलब ये कि महाशिवरात्रि के दिन देश की लगभग आधी आबादी तब तक संगम में स्नान कर चुकी होगी। इस महायज्ञ से जो शक्ति मिली है उसके आधार पर योगी ने आज अपने राजनीतिक विरोधियों को करारा जवाब भी दिया, एक एक आरोप पर सफाई दी। एक तरह से आज 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के कैंपेन की नींव रख दी। महाकुंभ से कमाया पुण्य सिर्फ योगी के काम नहीं आएगा, संगम के तट पर हुआ यह महाप्रयास नरेंद्र मोदी को भी ऊर्जा देगा। आज जब नरेंद्र मोदी ने बिहार में चुनाव अभियान शुरू किया तो सबसे पहले महाकुंभ के आयोजन का जिक्र किया। भागलपुर में नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि के करीब 21,500 करोड़ रुपए किसानों के खातों में ट्रांसफर किए। बिहार के लिए कई नई योजनाओं का ऐलान किया। इस कार्यक्रम में मोदी के साथ मंच पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, ललन सिंह और
गिरिराज समेत बीजेपी और एनडीए के तमाम नेता नजर आए। मोदी ने पहले अपनी सरकार के 10 साल के काम गिनाए और इसके बाद मोदी ने जंगल राज की याद दिलाई। कहा कि जंगल राज वाले सिर्फ नफरत फैलाते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर लोगों को आपस में लड़वाते हैं। मोदी ने कहा विपक्ष के कुछ नेताओं को देश की एकता और विरासत से नफरत है। वो सनातन के सबसे बड़े महापर्व यानी महाकुंभ को कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। महाकुंभ को गाली देने वालों को बिहार कभी माफ नहीं करेगा। एनडीए सरकार भारत की गौरवशाली विरासत के संरक्षण और वैभवशाली भविष्य के निर्माण के लिए एक साथ काम कर रही है। लेकिन ये जो जंगल राज वाले हैं, इनको हमारी धरोहर से, हमारी आस्था से नफरत है। इस समय प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। ये भारत की आस्था का, भारत की एकता और समरसता का सबसे बड़ा महोत्सव है। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है, उससे भी ज्यादा लोग अब तक एकता के इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। बिहार से भी गांव-गांव से श्रद्धालु एकता के इस महाकुंभ होकर आ रहे हैं। लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मैं जानता हूं महाकुंभ को गाली देने वाले ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला किया। मोदी ने कहा जो लोग जानवरों का चारा खा गए वो किसानों का भला नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे लोगों को अपने परिवार के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। जब एक कांग्रेस वाले, जंगल राज वाले सरकार में थे, तो इन लोगों ने खेती का कुल जितना बजट रखा था उससे कई गुना ज्यादा पैसा तो हम सीधे आप किसानों के बैंक खातों में भेज चुके हैं। ये काम कोई भ्रष्टाचारी नहीं कर सकता है। ये काम वही सरकार कर सकती है जो किसान कल्याण के लिए समर्पित है। बीते 10 साल में करीब 12 लाख करोड़ रुपए जो खाद खरीदने के लिए आपके जेब से जाने थे वो बच गए। वो केंद्र सरकार ने बजट में से दिए हैं। कांग्रेस हो, जंगल राज वाले हो, इनके लिए आप किसानों की तकलीफ भी कोई मायने नहीं रखती। आज भागलपुर में जो पब्लिक मीटिंग हुई उसमें इस बात को लेकर काफी उत्सुकता थी कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के बारे में क्या बोलेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा क्यूरियोसिटी इस बात को लेकर थी कि नीतीश कुमार क्या बोलेंगे और कैसे बोलेंगे, क्योंकि बहुत दिन से नीतीश कुमार पब्लिक में भाषण देते दिखाई नहीं दिए। तेजस्वी यादव ने उनकी उम्र को लेकर, उनकी सेहत को लेकर तरह तरह के कमेंट किए। आज नीतीश ने लिखा हुआ भाषण बहुत कुशलता के साथ पढ़ा। बीच बीच में वो अपनी कुछ बातें जोड़ते गए।
हालांकि नीतीश कुमार के ज्यादातर डायलॉग पुराने थे, लेकिन उन्होंने ये कन्वे कर दिया कि वो पूरी तरह कमांड में है। और बड़ी बात यह है कि जिस समर्पण भाव से नीतीश कुमार ने आज प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, उसे सबने नोटिस किया। और फिर मोदी ने भी कसर नहीं छोड़ी। नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को लाडला कहा। जाहिर है इससे तेजस्वी यादव को काफी मिर्ची लगेगी। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में नई विधानसभा का आज पहला सत्र शुरू हुआ और पहले ही दिन विधानसभा में हंगामा हुआ। जैसे ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विधानसभा में आई तो पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के साथ आम आदमी पार्टी के विधायक रेखा गुप्ता के दफ्तर के बाहर पहुंच गए, नारे लगाने लगे, महिलाओं को 2,500 रुपए कब मिलेंगे। रेखा गुप्ता ने भी आम आदमी पार्टी के नेताओं को अंदर बुलाया, उनसे बात की, भरोसा दिलाया कि जो भी वादे बीजेपी ने किए हैं वो जरूर पूरे होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री दफ्तर में ही आम आदमी पार्टी ने अपना अगला एजेंडा ढूंढ लिया। सदन शुरू हुआ। प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली ने विधायकों को शपथ दिलाई। उसके बाद विजेंद्र गुप्ता को स्पीकर चुना गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और लीडर ऑफ अपोजिशन आतिशी उन्हें लेकर स्पीकर की कुर्सी तक गई। इसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विजेंद्र गुप्ता को स्पीकर बनने की बधाई दी। यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही स्पीकर ने आतिशी को बोलने का मौका दिया तो आतिशी ने 2 लाइन में स्पीकर को बधाई दी और फिर तुरंत इल्जाम लगा दिया कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री के दफ्तर से बाबा साहब अम्बेडकर और सरदार भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी हैं। ये दलितों और सिखों का अपमान है। और इसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक हंगामा करने लगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, एक बात पे बहुत दुख व्यक्त करूंगी, जो आपके स्पीकर होने के नाते आपकी दिल्ली विधानसभा में जो दलित विरोधी, सिख विरोधी एक्शन हुआ है, मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो हटा दी गई है, जो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता है, सिख विरोधी मानसिकता है। आजम भगत सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 23 साल की उम्र पर जान गंवा दी भारत को आजादी दिलाने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आते ही मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी। आप बैठिए मैडम, बैठिए। भगत सिंह की तस्वीर हटा दी। ये भारतीय जनता पार्टी का दलित विरोधी। हालांकि थोड़ी देर बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं का झूठ पकड़ लिया। रेखा गुप्ता रिपोर्टर्स को अपने ऑफिस में ले गई, सबको दिखाया कि बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें उनके दफ्तर में लगी हुई हैं, सिर्फ उनका स्थान बदला गया है। इसके बाद दिल्ली सरकार के मंत्री रविंद्र इंदिराज सिंह ने कहा, आम आदमी पार्टी का काम ही झूठ बोलना है। लोगों को गुमराह करने के लिए, सदन में हंगामा करने के लिए आम आदमी पार्टी ने यह ड्रामा किया। के लिए इन्होंने कहा है कि भाई आज ये चित्र हटाया गया, चित्र हटाई नहीं गई, थोड़ी सी माँ महिम का फोटो लगाया गया है, गांधी जी का फोटो लगाया, प्रधानमंत्री और बाबा साहब और भगत सिंह जी भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। पर इनका जो मनोस्थिति है और इनका जो ध्यान भटकाने और सदन ना चलने का, क्योंकि आज सदन में धन्यवाद प्रस्ताव था, शपथ थी, साथ में विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव था और उनको बधाई संदेश देना था, उससे मन भटकाकर सदन को रोकने का जो प्रयास किया इन्होंने, वो बड़ा दयनीय है और शर्मसार है। जब तस्वीरों के जरिए तस्वीर क्लियर हो गई तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सामने आई। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी के नेता चाहते हैं कि उनके 10 साल के काले कारनामों पर चर्चा ना हो सके, इसलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं। रेखा गुप्ता ने कहा, बीजेपी अपना हर वादा पूरा करेगी और केजरीवाल के जमाने हुए करप्शन पर एक्शन भी लेगी। ये अपने भ्रष्टाचार को, अपनी कारगुजारियों को बाबा साहब के पीछे, आदरणीय हमारे शहीद भगत सिंह जी के पीछे छिपाने का ये इनका प्रपंच है। आप खुद स्वयं इस कमरे में हैं। जो सरकार के हेड हैं, क्या उनकी तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? देश की राष्ट्रपति की तस्वीर क्या नहीं लगनी चाहिए? क्या देश राष्ट्र के पिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? भगत सिंह जी, बाबा साहब, सब हमारे देश के वो परोधा हैं
जो हमारे लिए पूजनीय हैं, आदरणीय हैं और मार्गदर्शक है। तो ये कमरा दिल्ली की मुख्यमंत्री का है और हमने सरकार के हेड के नाते उनको स्थान दिया है और इनकी बातों का जवाब देना मेरा काम नहीं है। मैं जनता के प्रति जवाबदेह हूं और उनके लिए हमेशा जवाब दूंगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की रणनीति बिल्कुल क्लियर है। वो पहले दिन से ही नई सरकार को प्रेशर में रखना चाहती है, कभी महिलाओं के लिए 2,500 रुपए के वादे को लेकर, तो कभी बाबा साहब अम्बेडकर और सरदार भगत सिंह की तस्वीरों को लेकर। ये ऐसे इश्यूज हैं जिनकी सोशल मीडिया पर अच्छी खासी चर्चा होती है और इनको लेकर जब लोग कमेंट करते हैं तो शासन करने वालों को जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन रेखा गुप्ता के तेवर देखकर लगता है कि वो ऐसी बातों से विचलित नहीं होती और मौका लगते ही ऐसे हर आरोप का फैक्ट्स और फिगर्स के साथ जवाब देती हैं। दिल्ली में केजरीवाल की बुरी हार के साइड इफेक्ट्स पंजाब में दिख रहे हैं। आज पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान के बीच चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। केजरीवाल भगवंत मान को हटाना चाहते हैं और भगवंत मान इस खेल को फेल करने की तैयारी कर रहे हैं। बाजवा ने कहा आम आदमी पार्टी के 30 से 35 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, इसलिए आने वाले दिनों में पंजाब में बड़ा खेल हो सकता है। जिस दिन केजरीवाल इसको डिसलॉज करने का प्रोग्राम बनाएगा, जेड़ा ऑलरेडी ऑन है, तो सबसे पहले ये जाएगा। एक ही प्रॉब्लम इधर आ रही है भगवंत के साथ एमएलए की सपोर्ट नहीं, मगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंडिविजुअली इनकी एजेंसीज एमएलए के साथ संपर्क में है। दे आर ऑलरेडी इन टच विद 35 to 40 एमएलए ऑफ द आवर। ये भगवंत मान के साथ नंबर है सर या बीजेपी के साथ? नहीं, भगवंत के मान के साथ तो इसके परिवार के मेंबर भी नहीं है, मगर एमएलए जो वो सीधे बीजेपी के संपर्क में तकरीबन 35 से 40। हालांकि पंजाब में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कहा प्रताप सिंह बाजवा ख्याली पुलाव पका रहे हैं, हवा में बातें कर रहे हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो विधायकों के नाम सार्वजनिक कर दें, वरना विपक्ष के नेता का पद छोड़ दें। अमन अरोड़ा ने कहा पंजाब में न भगवंत मान की सरकार को खतरा है, न आम आदमी पार्टी का कोई विधायक टूट रहा है। पंजाब में बीजेपी और कांग्रेस के पल्ले कुछ है ही नहीं, इसलिए इन पार्टियों के नेता इस तरह की शगुफे छोड़ते रहते हैं। बाजवा साहब ऐसे शगुफे छोड़ने के लिए आजकल बिल्कुल वेले हैं, बिल्कुल फ्री हैं। वैसे तो उनकी बात बिल्कुल इररेलेवेंट है, बिना सिर पैर के, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन मैं बाजवा साहब को बताना चाहूंगा कि अगर मैं उनकी बात भी बड़ी करूं, उनकी बात भी सच मानूं, तो बाजवा साहब के पास आज 15 विधायक हैं। अगर उनको कहीं ना कहीं से 32 जोड़ भी लें तो उनकी गिनती बनेगी 47, उनकी सरकार नहीं बनती। हमारे पास 96 है, अगर उसमें से 32 कम भी कर लें तो वो बनती है 64, 64, हमारी सरकार टूटती नहीं। मैं बाजवा साहब को एक चैलेंज करता हूं, एक टाइमलाइन दे दें, वो 32 विधायक ज्वाइन कराने तो दूर, अपने साथ बिठा के आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, मैं हार मान लूंगा। या अगर वो उस तारीख तक नहीं बाजवा जी 32 विधायक अपने साथ बिठा के फोटो भी खिंचवा सकते, तो विधायक से और लीडर ऑफ ऑपोजिशन से इस्तीफा दे दें। इस मामले में बीजेपी के नेता अश्विनी शर्मा ने कहा बीजेपी को न आम आदमी पार्टी के विधायकों का सपोर्ट चाहिए, न तोड़फोड़ से पंजाब में सरकार बनानी है। अगर बाजवा को पता है कि केजरीवाल की पार्टी के विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं तो वो उनका सपोर्ट लेकर पंजाब में कांग्रेस की सरकार बना ले। हमें इनकी जरूरत नहीं है पंजाब में। कांग्रेस ही इनके साथ समय समय पर गठबंधन करती है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब में पंजाबियों के दम पर 2027 का चुनाव लड़ना चाहती है और उसे जीतना चाहती है। उसके लेकर पार्टी ने रणनीति बनाई है। विपक्ष के नेता के नाते उनको अधिकार है जो भी बोलना, सनसनी फैलानी है, और इसके अलावा कुछ नहीं है, ये अफवाहें हैं। बीजेपी को आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं है। अब दिल्ली में केजरीवाल बुरी तरह हारे हैं, इसलिए पंजाब में कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, वरना भगवंत मान की सरकार को कोई खतरा दिखाई नहीं देता। पंजाब असेंबली में कुल 117 सीटें हैं,
2 सीटें खाली हैं। आम आदमी पार्टी के पास 94 विधायक हैं, 94। कांग्रेस के 16, अकाली दल के 3 और बीजेपी के सिर्फ 2 विधायक हैं। इसलिए प्रताप सिंह बाजवा का दावा वाकई में ख्याली पुलाव है, इसमें कोई हकीकत दिखाई नहीं देती। आज राजस्थान असेंबली में हंगामा देखने को मिला। राजस्थान सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत की इंदिरा गांधी पर टिप्पणी को लेकर आज कांग्रेस ने सदन से लेकर सड़क तक प्रोटेस्ट किया। अविनाश गहलोत ने इंदिरा गांधी के नाम पर चलने वाली स्कीम्स को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा था, उन्हें कांग्रेस नेताओं की दादी कहा था। इसे लेकर कांग्रेस एमएलएज ने सदन में हंगामा किया, जिसके बाद स्पीकर ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत 6 कांग्रेस एमएलएज को सस्पेंड कर दिया। पिछले 3 दिन से कांग्रेस के नेता इसे लेकर विरोध कर रहे हैं। आज कांग्रेस ने विधानसभा मार्च किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ राजस्थान के सांसद, विधायक और नेता विधानसभा की तरफ बढ़े। 22 गोदाम सर्कल के पास पुलिस ने बैरिकेड लगाकर मार्च को रोक दिया। पुलिस और कार्यकर्ताओं में जमकर धक्का मुक्की हुई। कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं माने। उन्होंने बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। असेंबली में भी कांग्रेस विधायक 3 दिन से इसी मुद्दे पर हंगामा कर रहे हैं। सरकार की तरफ से डेडलॉक को खत्म करने की कोशिश में कुछ लोग लगे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने मंत्रियों से बात की है, फिर स्पीकर ने बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से बात की। मीटिंग में तय हुआ कि दोनों पक्ष अपने अपने व्यवहार पर खेद जताकर मामले को खत्म करें। स्पीकर विधायकों का समर्थन वापस ले लेंगे, सस्पेंशन वापस ले लेंगे, माफ कीजिए। इसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा विधायकों के साथ सदन में पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस के विधायकों के व्यवहार पर खेद जताया और अपने व्यवहार पर माफी नहीं मांगी। इसके बाद मंत्री अविनाश गहलोत ने भी खेद नहीं जताया, तो बात फिर बिगड़ गई। सदन में फिर हंगामा शुरू हो गया। स्पीकर ने निलंबित विधायकों के सदन से बाहर निकालने के लिए मार्शल बुला लिए। कांग्रेस विधायक मार्शल से भिड़ गए, सदन को स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस के विधायक सदन से बाहर आए और फिर प्रोटेस्ट किया। नेता विपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, सरकार की मंशा सदन चलाने की नहीं है, उसका रवैया तानाशाही का है। कांग्रेस चाहती है कि सदन चले, लेकिन सरकार की दरियादिली, सरकार की दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज उसको गतिरोध तोड़ने के लिए, और आज ही नहीं, आज से पहले भी हमने पूरा सरकार का सहयोग किया। आज भी मैं स्वयं जो है संसदीय मंत्री जी से मिला, उसके बाद अध्यक्ष जी से मिले, बात हुई, और बात जिन बातों पे सरकार या सत्ता पक्ष चाहता था वो सारी बातें भी एग्री हो गए। उसके बावजूद भी सदन को लगातार चलाया जा रहा है, बाधित किया जा रहा है। इन्हीं के लोग आके जो चर्चा हो रही है उसी चर्चा से भटका के मानते नहीं है, और मेरे को ऐसा लगता है इस सरकार की मंशा इस सदन को चलाने की नहीं है। हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी, सब प्रकार से बात करने के बावजूद भी, अगर ये दादागिरी करना चाहते हैं तो फिर आगे की रणनीति हमको भी तय करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि अपनी बात से कांग्रेस के नेता मुकर गए। मंत्री की माफी मांगने को लेकर कोई बात ही नहीं हुई थी, माफी तो डोटासरा को मांगनी थी। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कहा, दादी को दादी कहना कौन सी गलत बात है, इसमें इंदिरा गांधी का अपमान कैसे हो गया। सरकार की ओर से, पक्ष की ओर से वार्तालाप का बार बार मौका दिया। हमारे मंत्री लोग आपके संपर्क में हैं, करना चाह रहे हैं, लेकिन अब आप लोग क्या है कि अपनी गलती को छुपाने के लिए इस प्रकार की और हरकत कर रहे हैं। आप कह दो दादी नहीं है हमारी, हम दादी नहीं मानते, तो क्या आप इंदिरा गांधी जी का आप मान सम्मान नहीं करते? हमने कोई अपमान थोड़े ही किया, हमने सम्मान दिया दादी का। दादी का सम्मान बहुत बड़ा सम्मान है। जब नेहरू जी को चाचा कह सकते हो, महात्मा गांधी जी को बापू कह सकते हो, तो इंदिरा गांधी जी को दादी कहने में क्या बुराई है? या तो आप कह दो कि हमारा अपमान हुआ है, हमें बहुत बुरा लगा, इंदिरा गांधी को दादी क्यों बोला, तो दादी नहीं बोला तो ठीक। अब दादी नहीं पसंद है आपको तो आगे से दादी नहीं बोलेंगे, सीधा इंदिरा गांधी जी बोलेंगे। इंदिरा गांधी को दादी कहना
कोई बड़ी बात नहीं है, अपमानजनक बात भी नहीं है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस को बैठे बिठाए एक अच्छा खासा मुद्दा मिल गया और इसे उठाकर माहौल बनाया जा सकता है, इसका उन्हें एहसास है। कार्यकर्ताओं को घर से निकाला जा सकता है, ये उन्हें लगता है। और ऐसा इशू है जिस पर कांग्रेस में कम से कम गुटबाजी नहीं होगी, सबको एक साथ आना पड़ेगा, इसीलिए इस इशू को इतना बड़ा बनाया गया। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अशोक गहलोत प्रोटेस्ट में नहीं पहुंचे, सचिन पायलट दूर रहे, वो डेडलॉक खत्म कराने की कोशिश में जुट गए। क्योंकि प्रोटेस्ट की कॉल विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने दी थी, इसलिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा प्रोटेस्ट में नहीं पहुंचे। कुल मिलाकर कांग्रेस ने विधानसभा की कार्रवाई तो ठप कर दी, लेकिन इसके चक्कर में पार्टी की गुटबाजी सामने आ गई। अब मैं आपको गुवाहाटी से आई कुछ खूबसूरत तस्वीरें दिखाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम गुवाहाटी पहुंचे। मोदी ने रोड शो किया, जबरदस्त भीड़ उमड़ी। कई किलोमीटर तक सड़क के दोनों तरफ हजारों लोग मोदी को देखने के लिए घंटों से इंतजार कर रहे थे। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री मोदी गुवाहाटी के स्टेडियम में पहुंचे, जहां 8000 से ज्यादा कलाकारों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। चाय बागान में काम करने वाले आदिवासियों का पारंपरिक लोक नृत्य पेश किया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद थे। ये प्रोग्राम असम के चाय उद्योग की 200वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया गया है, जिसमें असम के 27 जिलों से आए कलाकारों ने हिस्सा लिया। इतनी बड़ी संख्या में आए कलाकारों को देखकर मोदी का उत्साह बढ़ गया। उन्होंने खुद भी वहां का परंपरागत ड्रम बजाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने असम के चाय बागानों की बात की, वहां की संस्कृति की चर्चा की और कहा यहां के कल्चर में चाय की जो खुशबू है वो एक चाय वाले से ज्यादा कोई भी नहीं समझ सकता। इस जबरदस्त तैयारी में चाय बागानों की सुगंध भी है और उनकी सुंदरता भी है। और आप तो जानते ही हैं, चाय की खुशबू और चाय के रंग को एक चाय वाले से ज्यादा कौन जानेगा। इसलिए झूमर और बागान संस्कृति से जैसे आपका खास रिश्ता है ना, वैसा मेरा भी रिश्ता है। ये हमारे देश का लोकतंत्र है जो एक चाय वाले को भी प्रधानमंत्री जैसे पद पर, शिखर पर पहुंचा सकता है। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।